हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट्स ब्रेन बहुत कोशिश करता है आप सभी के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड कराने के लिए। इतनी मेहनत करता है और ये आपको 100% फ्री प्रोवाइड कराता है। इसके लिए कुछ भी आपसे पेमेंट नहीं मांगता। हम कभी ऐसा नहीं करते कि आपको 2 वीडियो दिखाने के बाद उसके आगे के वीडियो या उसके आगे के टॉपिक अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। हम यहाँ टोटली हर चीज़ आपको 100% फ्री देते हैं। कोई भी वीडियो कितनी भी बार आप देखना चाहें, क्लास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सब ही 100% फ्री अवेलेबल है आपके लिए। तो यहाँ पर हम आपकी कामयाबी यानी कि आपकी एग्ज़ाम, आपकी पढ़ाई के लिए बेइंतहा कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं आज का वीडियो क्या है। आज का वीडियो हमारा कक्षा 5वीं का हिंदी की बुक है रिमझिम, उसका 16वां अध्याय है पानी रे पानी। ये एक लेख है। लेख हम आपको बता दें कि आपको पहले भी हम बताते आए हैं कि हिंदी साहित्य की गद्य विधा है ये, मतलब गद्य की एक विधा है लेख। जैसे हम लोग कहानी पढ़ते हैं, हम लोगों ने एक एकांकी भी पढ़ी, नाटक पढ़ा ना हम लोगों ने, चावल की रोटियां, उसी तरीके से ये भी एक लेख है। लेख का तात्पर्य ये होता है कि पानी कैसे आया, कहाँ आया, सारी मतलब लेख हम इसके अंदर सब देखेंगे कि हम लोग के घरों में हम नल खोलते हैं, पानी आ जाता है, लेकिन ये पानी हम तक पहुँचता कैसे है, कहाँ से आता है। इस पानी के लिए कभी कभी कितनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि कभी कभी लोगों को पानी नहीं मिलता, लोग अपने घरों में मोटर लगा लेते हैं जिससे बाकी लोगों के घरों का पानी खिंच जाता है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, और पानी हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं। तो चलिए इस लेख को पढ़ते हैं और पानी को जानते हैं। तो क्या है, कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर होगा। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। तो यहाँ पर क्या है, पानी हम लोग जैसे घर के टैप्स खोलते हैं, उनमें पानी मिल जाता है। अब उन्हीं टैप से हम अपनी बॉटल्स में, जग में सब पानी उसी से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नहा भी लेते हैं। ये पानी कहाँ से आ रहा है, हमारे तक कैसे पहुँचा, फिर ये कहाँ चला जाता है। अगर इतना सारा पानी आ रहा है तो फिर जाता कहाँ है पानी, ये भी एक बात। तो अगर आपने वाटर रिसाइकिल आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वो क्या है, जल चक्र क्या है, पानी का चक्र है। हम सभी ने उसको बाय फोटो भी देखा है, सब कुछ देखा है, जाना है। तो ये होता है पानी का आना और जाना। पानी कैसे हम तक आता है, कैसे चला जाता है। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी, और उसके किनारे बसा तुम्हारा घर, तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। तो कहने का तात्पर्य क्या है, पानी होता है, समुद्र होता है, उसमें जो है धूप पड़ती है, धूप से पानी वाष्पीकृत होता है, बादल बनता है, फिर हवा लगती है और फिर बारिश हो जाती है। और बारिश के बाद सीधे वो पानी कहाँ आता है, नदी में। और ये नदी जहाँ जहाँ से बहती है उसी के किनारे हमारा आपका घर होता है और उसी से हमें पानी मिलता है। तो ये इस तरीके से पानी, यानी कि वाटर रिसाइकिल आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, उसी तरीके से पानी हम तक आता है। अब क्या है, चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ पानी लेकर उसी नदी से मिलती दिखती है। अब क्या है, यहाँ देखिए दूसरे भाग में यही नदी, जो नदी हमें पानी दे रही है, वो कहाँ मिलती है, जाकर समुद्र में मिल जाती है। अब देखिए बारिश का पानी आया, सूरज कहाँ से ले रहा था, वाष्प ले रहा था, स्टीम ले रहा था, समुद्र से ले रहा था। पानी बरस के नदी बना और नदी फिर वापस कहाँ जाके मिल गई, समुद्र में मिल गई। फिर चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है। तो कहाँ बदलती है, पानी में बदल जाती है। और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है, मतलब समुद्र से उठा वाष्प के जरिए पानी जो बारिश के जरिए नदी में आता है और फिर नदी के जरिए वो समुद्र में मिल जाता है। तो ये पूरा जो सर्कल है ये जल चक्र कहलाता है।
यह तो हुई जल चक्र की किताबी बातें, यानी कि हम लोग किताबों में हमने जिस तरीके से वाटर रिसाइकिल पढ़ा है उस तरीके से। पर अब तो हम सबके घरों, स्कूलों, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। अब ये चक्कर क्या है भाई? मतलब हम सभी, ये तो हम जो नेचुरल वाटर रिसाइकिल है ये हमने जाना, लेकिन अब हमारे इन सब जगहों पे किस तरह का चक्कर समझ में आ रहा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता, नल खोलो तो उससे पानी के बदले की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त आता है, कभी देर रात तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। मतलब आप जानिए कि पानी के लिए क्या होता है। पहले होता था कि पानी आपको हमेशा मिल जाता था, लेकिन अब क्या है, पानी बेवक्त आता है। या तो बहुत अर्ली मॉर्निंग आएगा या रात में आएगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम लोग पानी भरते हैं। और कहीं कहीं पे तो ये पानी जब नहीं आता और आता है तो लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों के लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास पानी आए, जल्दी से आ जाए और हमें जितनी ज़रूरत है मिल जाए, उसके लिए क्या करते हैं, कुछ लोग अपने घरों में मोटर लगा लेते हैं। बिजली की मोटर होती ना, तो वो पानी ज़्यादा तेज़ी से सक करती है और हमारी ज़रूरत को जल्द से जल्द पूरा कर देती है। अगर हम नहीं लगाएं तो धीमे धीमे पानी आएगा और बहुत देर तक हमें बैठना पड़ेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो मोटर लगा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खिंचकर एक ही घर आ जाता है। अब मान लिए जो पानी एक मोटर लगाने से हमारे घर में आ गया, वो पानी कम से कम 10 घरों में इक्वली डिवाइड हो रहा होता। अब क्या हुआ, कई घरों का पानी हमारे घर में, तो बाकी 9 घर तो बिना पानी के रह गए ना। यह तो अपने आसपास की हक छीनने जैसा काम हो गया। जाहिर सी बात है, पानी सभी के लिए था, मोटर लगा के हमने आसपास के घरों के लोगों के हक छीने हैं। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कई घर कर बैठते हैं, फिर और कई घर यही करने लगते हैं। मतलब अब पानी हमें चाहिए तो मजबूरी के लिए हमें ये काम करना पड़ता है। फिर हमको देखा देखी और भी कई घर करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, कई सारे घरों में मोटरें लग जाती हैं, पानी की कमी और बढ़ जाती है। अब जो हमने पानी की कमी पूरी करने के लिए जो किया था वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। हम सभी पानी खरीदते हैं, आप जाते हैं बाहर बॉटल खरीदते हैं। कभी अगर आपके पानी की बॉटल लेकर घर से नहीं गए तो बाहर जाकर पानी खरीदते हैं, बिस्लरी की बॉटल खरीदते हैं। तो वो क्या है, एक तरीके से हम पानी ही तो खरीद रहे हैं। ये कमी गांव शहरों में नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। तो मतलब आप ये मानिए कि जो ये कंडीशन आप देख रहे हैं ना, ये शहरों की है। गाँव में ऐसी कंडीशन नहीं होती है। गाँवों में जो पानी का कंडीशन है, कुआं हैं, आप वहाँ पे कुएं पानी से भरते हैं, हैंडपम्प्स हैं, वहाँ पर ये मोटरों वाला जुगाड़ नहीं होता। और ख़ास तौर से जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पर ये समस्या बहुत ज़्यादा है। कैसे, आप देखिए, मान के चलिए, क्योंकि बड़े शहर हैं, वहाँ पे लोगों की आबादी ज़्यादा है, पानी का उतना कंजप्शन होता है और उतना पानी होता नहीं। तो मतलब आप मान लीजिए अकाल जैसी हालत, मतलब कई कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं आता है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, तो गर्मी के मौसम में हमने जान लिया कि पानी की इतनी किल्लत होती है। अब बारिश में क्या होता है, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ ना गांवों को छोड़ती है, ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। आप लोग अगर टीवी देखते हैं, बारिश के मौसम में भी आप लोगों ने अगर न्यूज़ सुनी होगी, देखी होगी, तो ये देखा होगा कि बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि सड़क तक या लोगों के घरों तक पानी भर जाता है। तो ये कंडीशन क्यों होती है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और सब कुछ, और ये नहीं कि ये सिर्फ शहरों में ही होता है, ये गाँवों में भी यही हालत होती है। लोगों के घर, खेत में लगी फसलें, जानवर, सब कुछ डूब जाता है। तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है। ये हालत हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, मतलब गर्मियों में एकदम कम हो जाना और बारिश में एकदम बहुत ज़्यादा हो जाना। यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब एक सिक्का मतलब आप एक कॉइन लीजिए। अब कॉइन क्या है, वो हमारी धरती है, कभी ज़्यादा कभी कम,
तो यानी कि इसको कहने का मतलब है एक ही सिक्के, यानी कि एक ही पानी के ही दो पहलू हमने देखे, कभी ज़्यादा कभी कम। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो देखिए, एक जगह क्या है, पानी की कमी है और एक जगह पानी की बढ़ोतरी है, तो हम इसे इक्वल ला सकते हैं ना। मतलब बरसात का पानी हम संभाल लें तो वो गर्मियों में हमारे काम आ सकता है, जब पानी की बिल्कुल कमी होती है, और बारिश के समय में तो वो एकदम पूरी तरीके से बढ़ा हुआ है। अब अगर बरसात के पानी को संभालने का प्रबंध हम कर लें तो गर्मियों में वो जो पानी की कमी हो जाती है उसे हम पूरा कर सकेंगे। तो यहाँ पर पानी को संभालने की बात यही की जा रही है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। आप सभी के पास पिगी बैंक्स होंगे ना, छोटे छोटे, जिनमें आपको पैसे मिलते हैं, आप डालते जाते हो। जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं, यानी कि हमको पैसा मिला और हमने उसे तुरंत अपनी गुल्लक में डाल दिया। तो ये क्या होता है, थोड़ा 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 करके डालते डालते हमारी गुल्लक कितनी बड़ी हो जाती है, पूरी भर जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि पूरी भर जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे छोटे नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। क्या होता है, धीमे धीमे सब कुछ इसमें जमा होने लगता है। अब क्या होता है, देखिए इसको ध्यान से समझिए। कभी हमको कोई आया, उसने 10 रुपये दिए या कहीं से कुछ सिक्के मिल गए, हमने डाल दिया, तो हमारे पास क्या हुआ, धीरे धीरे पैसों का जमाव बढ़ता जाता है। फिर जब कभी हमें कुछ पैसे ज़रूरत पड़ती है तो हम गुल्लक से बचत के उपयोग में निकाल लेते हैं, और जब हमें कहीं कुछ खरीदना है तो हम उस गुल्लक से थोड़े पैसे निकाल कर ले जाते हैं, कुछ चीज़ें अपने मन की खरीद भी लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। क्या मतलब, हमारी ये धरती क्या है, एक गुल्लक है। अब इस गुल्लक के अंदर पैसे क्या हैं, वो पानी, ठीक है, पानी आता है ना, खूब बारिश होती है तो पानी होता है। तब रुपयों के से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। अब हमें क्या करना है, उसे जमा कर लेना है। जो पानी खूब सारा बरस रहा है उसको हमें अपनी गुल्लक यानी कि धरती में जमा करना है। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। अब कैसे, आप जिस भी शहर में रहते होंगे, कहीं कोई तालाब होगा, कुआं होगा, बहुत कुछ होगा, तो जब पानी बरसता है ना तो क्या होता है, ये इनमें भी जाता है, तालाब में भरता है पानी और ये कुओं में भी जाता है, सब जगह जाता है। अब क्या होता है, इन तालाबों से धीरे 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 पानी रिस रिस के क्या होता है, भूजल में मिलता है जाकर, और ये हमारे वाटर लेवल को, यानी कि ज़मीन के अंदर का जो वाटर लेवल होता है उसको बढ़ा देता है। अब इसको आप ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पर ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा तालाब बना है, ये तालाब है, ठीक है, इसको अब ऐसे समझिए, ये ज़मीन है और ये ऐसे करके हमारा तालाब भरा है। अब यहाँ पर अगर ये बरसात का पानी ऐसे ऐसे करके करके जमा हो जाता है, ठीक है, ये बारिश का पानी आ रहा है, ये जमा हो रहा है, इस तालाब में जमा हो जाता है। अब यहाँ से धीरे धीरे रिस रिस के ये पानी क्या होता है, हमारी ज़मीन के अंदर जाता है। तो ये जो ज़मीन का वाटर लेवल है, जब ये अंदर जाता है तो ये धीरे 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 बढ़ने लगता है। तो सिर्फ तालाब के पास ये पानी नहीं बढ़ता, वाटर लेवल नीचे हर जगह बढ़ने लगता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा तालाब और कुओं का प्रबंध करना चाहिए, जिससे बरसात के समय उनमें पानी इकट्ठा हो सके। तो यहाँ क्या है, पानी भरने का काम, इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार को धीरे धीरे रिस कर, छन कर जा मिलता है। जैसे भी हमने बताया, इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है, यानी भू के अंदर का, जमीन के अंदर का जो पानी है वो खूब ज्यादा हो जाता है। पानी का ये खजाना हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर कर अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। तो ये पानी हमें आंखों के सामने नहीं दिखता, लेकिन होता क्या है, ये नीचे जमा हो जाता है, और जो ये बोरवेल्स लगते हैं, आपके ट्यूबवेल्स लगते हैं, इनके ज़रिए पानी जो है बाहर निकाला जाता है, हम सबके घरों में प्रोवाइड कराया जाता है, स्कूल्स में भेजा जाता है।
तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? बोलते हैं ना जमीन के नीचे से पानी आ रहा है, तो जमीन के नीचे पानी कहाँ से इकट्ठा हो रहा है? ये इन्हीं सब तालाबों से, कुओं से इकट्ठा होता है, धीरे धीरे रिस रिस के। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कई मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। अब क्या हुआ, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों के शहर में लोग ज़्यादा आके रहने लगे, तो जो खाली ज़मीनें थी जहाँ पर तालाब थे जिनसे पानी रिस के ज़मीन के नीचे जाता था, तो क्या हुआ, अब ज़मीन की कमी हुई तो इन तालाबों को पाट दिया गया, मतलब इनको समतल बना दिया गया कि इन पे मकान वगैरह बनाए जा सके। अब इन पे मकान बन गए, सब कुछ हो गया, तो क्या हुआ, तालाब ख़त्म हो गया, सब जगह तो आप लोग रहने लगे, तो वहाँ पर अब तालाब ख़त्म हो जाने के कारण तो भूजल कैसे जाए अंदर, तो वो भी एक समस्या हो गई जब तालाब नहीं रहेंगे। इसी बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है, मतलब हमने ज़मीन को रहने लायक बनाने के लिए तालाबों को बंद कर दिया और आज क्या है, उस गलती की सज़ा हम भोग रहे हैं। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की, नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी होगी। जल चक्र हम ठीक से समझें, जब बरसात हो तो हमें थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि हमें ये जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं इनको बचा कर रखना है। अगर हम इन्हें बचा के नहीं रखेंगे तो इस तरह की भयंकर प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती रहेंगी, यानी कि गर्मी के समय में हमारे पास पानी नहीं होगा और बरसात के समय इतना पानी होगा कि हम सब उसके अंदर डूब जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने आप को भी समझना है, औरों को भी समझाना है कि ये जो जितने भी तालाब होते हैं, कुएं होती हैं, छोटी छोटी बावड़ियाँ होती हैं, नदियाँ होती हैं, इन सभी को हमें बचा कर रखना है और साथ ही इनकी रखवाली भी करनी है कि इन्हें गंदा नहीं करना, इन्हें ख़राब नहीं करना, इन्हें छोटा होने से बचाना है। और कब अगर इनकी गहराई कम हो जाए तो इनकी गहराई बढ़ाने का भी ज़रिया होता है, वो सारी चीज़ें भी हमेशा प्रयत्न हमें करते रहना चाहिए। तो ये जो सुंदर लेख हमें हमारे सामने रखा वो है अनुपम मिश्र जी के द्वारा। तो आप सभी समझ गए होंगे कि पानी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो बहुत है, मगर इसको बचाया और सही समय पे उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है। अब हमारे सामने पानी की हक की बात है। बहुत से हम भाई सभी को पानी का हक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा हमारे सामने लिखाया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। आज़ादी के बाद यानी पिछले 60 वर्षों में दिल्ली में पानी की औसत मांग या खपत लगभग 3 गुना बढ़ी है। यानी कि आज़ादी 1947 से लेकर अब तक दिल्ली में पहले जितनी मांग होती थी 1947 में, आज से वो 3 गुना ज़्यादा हो गई है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर पहले यानी कि आज़ादी के समय 3000 लीटर पानी लगता था, ठीक है, दिल्ली में अगर 1947 में 3000 लीटर पानी लगता था, तो अब उसी को आप अगर 3 गुना बढ़ा देंगे तो मतलब अब कितना लगता है, 9000 लीटर। पहले 3000 लीटर, अब कितना लगता है, 9000 लीटर। तो अब बहुत ज़्यादा मांग, डिमांड बढ़ गई है। पर झुग्गी बस्तियों को अभी भी औसत खपत का 30% पानी ही मिल जाता है, यानी कि उनकी जितनी ज़रूरत होती है उसमें से सिर्फ उनको 30% ही पानी मिलता है, मतलब उनकी पूरी ज़रूरत के लिए उन्हें पानी नहीं मिल पाता है। जब ज़रूरत के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिलता तो उनके हक छिनते हैं, जाहिर सी बात है। अब आप इसको ऐसे समझो कि आपके घर में आपको नहाने, पीने, खाना बनाने और घर के बाकी हाउस होल्ड वर्क्स के लिए पानी जितना चाहिए, अब आपको वो उतना पानी नहीं मिले तो आप क्या करोगे? आप पानी जो एक बाल्टी से नहाते थे वो थोड़े सा बाल्टी यानी कि 2-3 मग आप ले लोगे, नहाने के लिए ले लोगे। खाने के लिए पानी भी बहुत संभल के इस्तेमाल होगा। कूलर्स में जो है आपका वेस्ट वाटर आपको डालना पड़ेगा। तो मतलब पानी आपकी जितनी ज़रूरत है आपको नहीं मिल रहा है तो आपको परेशानी होगी ना। तो वही चीज़ झुग्गी वालों के साथ में होती है। तो क्या होता है, इनका हक छिनता है। अब आपको जितनी ज़रूरत है, अगर आपको पानी नहीं मिलता तो आप क्या बोलोगे, मेरे हक का पानी पता नहीं कहाँ चला जाता है, मुझे नहीं मिलता। अब आपको अगर सुबह ब्रश करने के लिए सफिशिएंट पानी नहीं मिले तो आपको गुस्सा आएगा ना।
तो उसी तरीके से झुग्गी झोपड़ी वालों को देखिए, प्रतिदिन इतना कम पानी मिलता है। हमारे समाज में ज़रूरतों से जुड़े और कौन कौन से मुद्दे हैं जहां हमें बराबरी का बंटवारा नहीं दिखाई देता और कई लोगों का हिस्सा छीनकर कुछ लोगों को दे दिया जाता है। कक्षा में और घर पर बड़ों के साथ चर्चा कीजिए। तो पानी का हक आपका छीनने का मतलब समझ में आ गया। अब और कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनमें लोगों का हक छीन लिया जाता है? एक तो बहुत बड़ी बात है, एजुकेशन का हक छीन लिया जाता है। क्यों होता है भाई? गरीबी होती है, खाने को नहीं होता, तो ये क्योंकि आप कहाँ पढ़ने जाओगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को काम पे लगा देते हैं, तो उनसे पढ़ाई का हक छिन जाता है। खाने का हक होता है, खाने का हक मतलब लोगों को खाना भी बराबरी का नहीं मिल पाता। जब उनके पास पैसे नहीं होते, कमाई नहीं, भाई जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, तो खाना भी सही से नहीं मिल पाता। कार्य करने का हक है, पढ़ने का हक है। तो आप ऐसे अपने पेरेंट्स से, अपने स्कूल में बच्चों से इस बारे में चर्चा कीजिए कि और कौन सी चीज़ें हैं जिन पर लोगों के हक छिनते हैं। अब हमारे सामने नदी को लेकर एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ रखी गई है। अब हम उसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या है। नदी का सफ़र। नदी का सफ़र कैसा होता है, क्या होता है? किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से आता है। कोई भी नदी आप लोगे तो वो हमेशा पहाड़ों से शुरू होती है, पहाड़ों से होते हुए समतल मैदानों में आती है और फिर जाके समुद्र में मिल जाती है। अब इन नदियों में पानी कहाँ से आ रहा है? पहाड़ों पर बर्फ होती है तो बर्फ के पिघलने से आता है, बारिश होती है तो बारिश से आता है। तो ये बहुत सारे जगह हैं कि जहाँ से पानी आता है उन नदियों में। झरनों, पहाड़ों पे झरने होते हैं, उन झरनों से पानी नदियों में आता है। तो आपको समझ में आया नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ तक जाती हैं और इनमें पानी कैसे आता है। तो छोटी छोटी सी जो जानकारी दी गई है वो क्या है? जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को नदी का उद्गम कहते हैं। यानी जहाँ कहीं से भी नदी शुरू हो रही है वो नदी का उद्गम स्थल, यानी कि वो उद्गम माना। जैसे गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगोत्री का होगा। तो ये सभी चीज़ें कहाँ से हो रही हैं? अब भागीरथी है, भीलगंगा है, बहुत सारी नदियां हैं, इन सभी का उद्गम कहीं ना कहीं से होता है। तो जहाँ पे भी इनका जन्म, जहाँ से भी ये शुरुआत होती है उसको बोला जाता है उस नदी का उद्गम स्थल। फिर उसके बाद आते हैं हम, कई धाराएं आकर नदी में मिलती हैं। बहुत सारी धाराएं, यानी कि सिर्फ एक नदी जहां से शुरू हुई तो वहां अंत तक समुद्र में नहीं, छोटी मोटी और बहुत सी नदियां आके उस नदियों में मिलती रहती हैं। कई सारी छोटी नदियां मुख्य नदी में मिलती हैं तथा उसे बड़ी नदी बनाती हैं। इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियां कहते हैं। तो अब क्या होता है, अब ये बड़ी बड़ी जो नदियां होती, एक नदी जैसे मुख्य, उसमें बहुत सारी जो आसपास की छोटी नदियां होती हैं उनमें मिलती हैं। तो एक तो मुख्य नदी हुई और जो बाकी छोटी नदी उसमें आके मिल रही है वो कहलाती है सहायक नदी। जब कम ढाल होने के कारण बहाव बहुत ही कम हो जाता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती है, जिससे नदी विसर्प यानी कि मेंडल कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, आपने कोई भी नदी देखी होगी, ऐसा तो नहीं है वो स्ट्रेट बहती है, कभी ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि नदी का स्थान बनाया नहीं जाता, वो अपने आप बनाती है। उसको जहाँ से रास्ता मिलता है वो उस हिसाब से बहती है। तो जब वो ऐसे ऐसे करके घूमती है तो वो क्या कहलाता है? विसर्प कहलाता है, या क्या है, मियमंडर, क्या है, मियंडर, तो ये कहलाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ नाम हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको याद रखना है। मछुआरे और सैलानी नदी के किनारे मछलियां पकड़ते हैं। अब हम नदी में कैसे एंजॉय करते हैं, हम अगर जाएं तो उसमें पैर पत्थरों में जाते हैं, पानी डाल के पैर बैठ जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। कभी कभी तो मछलियाँ भी पैरों के पास में आ जाती हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। और मछलियाँ पकड़ने का काम मछुआरे भी करते हैं। नदी पत्थर चट्टानों से टकराकर और तेज बहती है। भाई पानी जितनी तेज टकराएगा उसमें वेग उतनी तेज बढ़ता है। तो बहुत सी नदियों में आप देखते हैं पत्थर होते हैं, जब उनसे टकराती है तो वो बहुत तेजी से उफान लेती है। जब ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात बनता है। अब क्या हुआ, नदी पहाड़ से निकली, अब पहाड़ से आई, अब पहाड़ तो ऐसे है, ठीक है, ऐसे खड़ा है, तो अब क्या करेगी, जब वो ऐसे आएगी और ऐसे गिरेगी नीचे तो जलप्रपात यानी कि झरना बनता है। नदी ऊंची है, अब नीचे जमीन है, तो ये जब ऐसे करके बहेगी तो क्या कहलाएगी, वो झरना बन जाती है। पानी
यहां से ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। अब क्या ढलान है तो तेजी से बहेगा पानी। नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है, आगे चलकर यही धारा गहरी और चौड़ी होती जाती है। क्यों? क्योंकि पहले तो वो बहुत ही पतली, आप मान के चलिए कि पानी जहां से नदी का उद्गम स्थल होता है वहां से बहुत ही पतली धारा, इतनी पतली धारा से नदी निकलती है और धीरे 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 वो कितनी विशाल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें आसपास की सहायक नदियां मिलती रहती हैं और एक नदी का रूप ले लेती है। यहाँ एक नदी का सफर दिखाया गया है। तुम्हारे आसपास भी कोई नदी होगी, उसके बारे में तुम क्या क्या जानते हो? आपका शहर भी या आपके शहर के आसपास कोई ना कोई नदी होगी, तो आप अपनी शहर के आसपास बहने वाली नदी का उद्गम स्थल से लेकर उसके सफर तक को पूरा देखिए, समझिए कि कहाँ से कहाँ बहती है। ये जानकारी आपको एकत्र करनी है। वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुहाना। जहां जाकर नदी समुद्र में मिल जाती है। तो समुद्र जैसे ये बह रहा है और नदी आके मिली, तो यहाँ पर वो एरिया जहां से नदी समुद्र से टकराई वो कहलाता है मुहाना। नदी समुद्र में मिलने से पहले अपनी रेत और मिट्टी समुद्री किनारे पर छोड़ जाती है। अब बहुत सारी वो मिट्टी और रेत लेकर जो पहाड़ों से आ रही है वो कहाँ छोड़कर जाएगी? समुद्र के किनारे छोड़ के जाती है। नदी अपने साथ खूब सारी रेत मिट्टी लाती है। हम सभी को पता है, अगर आपने नदी देखी है तो आपको पता होगा ये चीज। जब कम ढाल होने के कारण बहाव बहुत ही कम हो जाता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती है, जिसे विसर्प या मेंडर कहते हैं। तो आप सबको हमने बताया था कि बहुत ही घुमावदार रास्ते से ये बहती हुई चलती है। ये नदी यहाँ गहरी और चौड़ी होती है, यानी कि जहां पर ये समुद्र से मिल रही है वो वहां पर क्या होती है? बहुत ही चौड़ी हो जाती है और गहरी भी हो जाती है। गहरी क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां का एरिया दलदली हो जाता है, पानी के साथ, समुद्र के साथ मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे गहराव तो होगा। समुद्र है, समुद्र गहरा होता है, नदी आ रही है और पानी उस जगह का दलदली हो जाता है। तो ये हमने देखा नदी का सफर, कि नदी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ मिलती है। तो इसी तरह हमारे इस वीडियो का सफर भी यहाँ समाप्त होता है। लेकिन इस सफर में हमने जितनी भी जानकारी ली, तो ये जानकारी और भी पाठ में रहती है, वो हमें कहाँ मिलेगी? तो उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetspain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। आपको करना क्या है, यहाँ पर CBSE इंग्लिश मीडियम दिया है, इसे आप क्लिक करेंगे। आप करते ही आपके सामने सभी क्लासेस आ जाएंगी। आपको सिर्फ अपनी क्लास यानी कि क्लास 5th सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो 5th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंदी रिमझिम बुक का हमारा दिया हुआ है, हिंदी का यहाँ वॉच नाउ है, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं आपके सामने हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाती है। अब आपको करना क्या है, आपको जो भी पाठ समझना है या प्रश्न उत्तर देखने हैं, आपको वो पाठ क्लिक करना है। जैसे यहाँ फसलों का त्योहार हमारा दिया है 2nd चैप्टर, हम इसे क्लिक करेंगे, आपके सामने टॉपिक्स आएंगे, यानी कि पाठ की व्याख्या और क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज। अब आपको जो भी देखना है आपको वो क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए, लेकिन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे अभी और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो वो आपके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, जो भी वीडियोस आने वाले हैं नोटिफिकेशन पहले मिलेगा और फटाफट उस टाइम पे फ्री होकर वो वीडियो देख सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है ये टोटली अरेंज्ड है। आपको एक टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरा टॉपिक ढूंढने के लिए बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं जाना पड़ेगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय।